आज हम बात करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज ऊपर नीचे होता है, उसमें तब्दीलियां, वेरिएशंस होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप प्लीज उसे देखिए। बताने के लिए, रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक करेंसी की वैल्यू जब हम दूसरी करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं उसको रेट ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। जैसे कि हम बोले $1 70 रुपए का है, तो ये हमने रेट ऑफ एक्सचेंज बताया बिटवीन अमेरिकन डॉलर और इंडियन करेंसी के बीच में। तो आज बात सिर्फ फैक्टर्स की करेंगे कि किन्हीं कारणों से ये ऊपर नीचे होता है। ये जो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज है, इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर में उसकी सप्लाई और उसके डिमांड में चेंजेस आते हैं। भारत में अगर हम रह रहे हैं तो कभी ऐसे होगा कि डॉलर की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी, हर कोई चाहेगा कि मैं अपनी करेंसी को डॉलर में तब्दील कर लूं। और कभी ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा डॉलर्स इजीली अवेलेबल है हमारे देश में, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई जब जब अफेक्ट होगी तब तब हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो अफेक्ट होगा। अभी इस आर्टिकल में एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड भी चेंज होती है, सप्लाई भी चेंज होती है, और यही मुख्य कारण है कि हमारे इस रेट ऑफ एक्सचेंज में इतने उतार चढ़ाव आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी ट्रेड मूवमेंट्स का। ट्रेड मूवमेंट्स मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कभी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, कभी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के घटने और बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर की बात कर रही हूं, डॉलर की डिमांड और सप्लाई में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ एक्सचेंज भी ऊपर नीचे होता है। कैसे होता है? पहला केस लीजिए, जब हमारे इंपोर्ट्स, आयात जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स, निर्यात जो है वो इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से। मतलब हम विदेश से ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं बजाय इसके कि हम विदेश को सामान बेच रहे हैं। तो इंपोर्ट अगर हमारा एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी भाई साहब? क्योंकि जब आपने इंपोर्ट कर लिया, आपने विदेश से सामान मंगवा लिया, तो उसकी पेमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डॉलर चाहिए। विदेश से मंगवाए हुए सामान की पेमेंट आप इंडियन करेंसी में नहीं करोगे, आपको डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा हैं तो आपके डॉलर की डिमांड आपके देश में बढ़ जाएगी। उसके बढ़ने से हमारी अपनी कंट्री का, हमारे अपने रुपए का जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो फॉल कर जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज जो है नेटिव करेंसी माने इंडियन करेंसी के अगेंस्ट हो जाएगा। क्या हुआ? हमने देखा कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट्स से ज्यादा थे। आपको पेमेंट करने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर की डिमांड आपके देश में बढ़ जाएगी, तो रुपया जो है वो नीचे गिर जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज अनफेवरेबल हो जाएगा भारतीय करेंसी के लिए। ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट से, इतना आपने आयात नहीं किया, निर्यात ज्यादा कर दिया, तो क्या होगा? द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज गिर जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए इतने डॉलर अब आपको नहीं चाहिए। जब आपके डॉलर की डिमांड आपके देश में गिर गई तो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ नेटिव करेंसी बढ़ जाएगा, आपका रुपया मजबूत होगा, आपके अपने कंट्री का रुपया बढ़ जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज फेवरेबल टू होम करेंसी, नेटिव करेंसी आपके रुपए के फेवर में चला जाएगा रेट ऑफ एक्सचेंज। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट आपको याद करने के लिए, अगर इंपोर्ट्स ज्यादा हैं एक्सपोर्ट से तो होम करेंसी नीचे आ जाएगी, और अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट से तो आपका रुपया, आपकी होम करेंसी बढ़ जाएगी।
तो कहने की बात यह है, देखिए इसीलिए बार बार आपको ये सरकारें भी याद दिलाती हैं कि प्लीज इंपोर्ट मत कीजिए, आयात कम कीजिए, आप उसको निर्यात कीजिए। जब आप अपना सामान बाहर भेजते हैं तो आप तो मुनाफा कमाते ही हो, उसके साथ साथ आप अपने देश के रुपए को कितना स्ट्रांग कर रहे हो, उसकी कीमत को कितना ऊपर लेकर जा रहे हो। देखिए अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब यहाँ पर है एक्सपोर्ट्स और एम का मतलब है यहाँ पर इम्पोर्ट्स। तो अगर हमारा केस 1 हम लेते हैं जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका एक्सपोर्ट है 100 और इम्पोर्ट है 80, तो आपका 20 आ गया आपका सरप्लस, मतलब आपके फेवर में। अगर आपका सरप्लस आता है, माने कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में है, आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है, तो क्या होगा? आपके करेंसी की कीमत एप्रिशिएट हो जाएगी, रुपया मजबूत होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज आपके फेवर में होगा। पीपल्स इंटरेस्ट इन अवर कंट्रीज करेंसी विल राइज, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है तो दुनिया के और देशों के लोगों का इंटरेस्ट आपकी करेंसी में जागेगा और आपका रेट ऑफ एक्सचेंज आपके फेवर में होगा, रुपया मजबूत होगा। लेकिन केस 2 में अगर हम देखते हैं, अगर एक्सपोर्ट्स 80 है और इंपोर्ट 100 है, तो क्या हुआ? आपका 20 जो है वो डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट होने से आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने इस डेफिसिट को अपने ही पैसे से पूरा कर लिया, देश में इतना भंडार था कि ये डेफिसिट आपने खुद ब खुद पूरा कर लिया, तो कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है कि जब इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए आपको फॉरेन कैपिटल की जरूरत पड़ी, आपके अपने भंडारों में कुछ नहीं है, आपने फॉरेन कैपिटल लिया इस डेफिसिट को भरने के लिए, तब तो देखिए कंडीशन खराब है, आपकी कंट्री की करेंसी फॉल कर जाएगी, रुपया मजबूत नहीं होगा, डॉलर मजबूत होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज अनफेवरेबल हो जाएगा आपकी करेंसी के लिए। दूसरा पॉइंट हमारा आता है कैपिटल फ्लो। देखिए कैपिटल माने पैसा, ठीक है जी। जब पैसा एक देश से दूसरे देश को जाता है, किस कारण से जाता है अभी बात करते हैं। जब भी एक देश से दूसरे देश को पैसा गया तो रेट ऑफ एक्सचेंज ने बदलना ही बदलना है, इसमें फ्लक्चुएशन होनी ही होनी है। एग्जाम्पल लो, जो कैपिटल है वो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका से इंडिया को, माने यूएस डॉलर इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या होगा? डिमांड फॉर इंडियन रुपी बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, विदेश मुद्रा में भारत की मुद्रा का रुपया बढ़ेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज में इंडियन करेंसी मजबूत होगी, इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर राइज कर जाएगा। तो अगर कैपिटल फ्लो अमेरिका से इंडिया में आ रहा है, डॉलर वहां से इंडिया में आ रहा है, तो एक्सचेंज रेट ऑफ रुपी जो है वो बढ़ेगा और यूएस डॉलर का एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या हुआ? आपका रुपी मजबूत हुआ और ये डॉलर जो है वो गिर गया, अगर पैसा विदेश से भारत में आया। तीसरा मुद्दा आता है आपका जी ग्रांटिंग ऑफ लोन। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को लोन देती है, हम ये बात करें कि अमेरिका से लोन इंडिया को आ रहा है, तो क्या होगा? जब विदेश से डॉलर आएंगे तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी, हमारे देश में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज किधर जाएगा भाई साहब? रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी कंट्री के फेवर में जाएगा, हमारा रुपया मजबूत होगा एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। तो होम करेंसी ऊपर चली जाएगी अगर लोन इंडिया में आता है, तो अगर डॉलर इंडिया में आया तो होम करेंसी हमारा रुपया मजबूत और फॉरेन करेंसी गिर जाएगी। इसके उलट क्या होगा? अगर हमने लोन रीपे किया, जब हमने लोन रीपे किया तो डॉलर देश से बाहर चले गए, है ना? या आपने कंट्री ने लोन दिया किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को। देखिए जो मजबूत देश है वो तुमसे लोन नहीं लेंगे, जो तुम जिनसे ज्यादा मजबूत हो ना वो तुमसे लोन लेंगे। तो अगर आपने किसी फॉरेन कंट्री को लोन दिया या आपने लिए हुए लोन का रीपेमेंट किया, मतलब आपके देश से करेंसी बाहर जाती है, तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी गिर जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट होम करेंसी आपका रुपया गिरेगा, एक्सचेंज ऑफ रेट फेवर में फॉरेन करेंसी के जाएगा, अनफेवरेबल टू इंडियन करेंसी। तो अगर ऐसा होता है कि रीपेमेंट ऑफ लोन होता है या आपने किसी और देश को लोन दे दिया, तो होम करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू राइज कर जाएगी।
चौथा पॉइंट आता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। देखो, एक तो होता है हमारे भारत के लोगों ने भारत की ही सिक्योरिटीज खरीदी, वो बात और है। अगर भारत में बैठे हुए भारत के नागरिकों ने विदेशी सिक्योरिटीज खरीदी, विदेशी शेयर्स खरीदे, विदेशी डिबेंचर्स, विदेशी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, बाहर का कंट्री में पैसा लगाया, मतलब उन्होंने वहां का अगर कुछ ऐसा किया तो उससे क्या होगा, हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो हिलेगा, क्योंकि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में असर पड़ेगा। जब एक देश के नागरिक फॉरेन सिक्योरिटीज खरीदते हैं, विदेश में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, हमारी देश की करेंसी फॉल कर जाएगी, तो जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री के अगेंस्ट चला जाएगा और फेवर ऑफ फॉरेन करेंसी होगा। अगर हमारे देश के नागरिक विदेश में निवेश करते हैं तो रुपया गिरेगा, रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट इंडियन करेंसी होगा। और अगर इससे उल्टा होता है, अगर वो लोग भारत में निवेश करते हैं तो हमारा रुपया मजबूत होएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ इंडियन करेंसी। पांचवा पॉइंट आता है जी बैंकिंग ऑपरेशंस। देखो, बैंक्स भी आपको मालूम है फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। वो क्या करते हैं, इसके रिलेटेड ड्राफ्ट सेल करते हैं, फंड्स ट्रांसफर करते हैं दूसरे देशों को, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू होता है। कोई भी आप डील करते हो विदेश से तो एक आपको बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है, वो एक सेटिस्फेक्शन होता है कि पैसा आ जाएगा। एलओसी इशू किया जाता है और फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ये बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई भी बैंक ऐसा कोई ड्राफ्ट इशू करता है या कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अपने फॉरेन ब्रांचेस पर इशू करता है, तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ होम करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी करेंसी की सप्लाई उधर बढ़ जाती है, तो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ होम करेंसी होता है, हमारा रुपया मजबूत होता है। फॉरेन करेंसी के मुकाबले में अवर कंट्रीज करेंसी अप्रिशिएट होती है, रेट ऑफ एक्सचेंज फेवर ऑफ होम करेंसी। तो कहने का मतलब है कि जब बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, इस तरह से कोई भी ड्राफ्ट इशू करते हैं, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ भी करते हो, तो हमारा रुपया जो है मजबूत होता है और रेट ऑफ एक्सचेंज फेवर ऑफ होम करेंसी जाता है। अगला पॉइंट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब सट्टा होता है, मतलब आप फ्यूचर में होने वाली चेंजेस को एंटीसिपेट करते हो, उनके बारे में सट्टा लगाते हो कि क्या होगा आने वाले टाइम पे, रुपया मजबूत होगा कि रुपया गिरेगा। तो जो स्पेकुलेटर है उसने इस एंटीसिपेशन, एंटीसिपेशन माने फोरकास्ट, माने कि भैया ऐसा होगा, भविष्यवाणी, वो एक भविष्य के बारे में अपनी राय बनाते हैं कि आने वाले टाइम में रुपया मजबूत होगा कि डॉलर मजबूत होगा, और इस भविष्यवाणी के मुद्दे को लेकर ही वो पैसा कमाते हैं। द स्पेकुलेटर अर्न्स मनी आउट ऑफ द एंटीसिपेशन कि क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है ना। तो जब वो स्पेकुलेटर ऐसा कोई काम करेगा तो उससे भी हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज में खलबली मचती है। कैसे होता है, देखिए, अगर स्पेकुलेटर्स ये मान के चलते हैं कि फॉरेन करेंसी बढ़ने वाली है, रुपया गिरने वाला है, डॉलर मजबूत होने वाला है, तो वो आज की डेट में क्या करेंगे, डॉलर को खरीदने लग जाएंगे, ताकि आज डॉलर सस्ता है मैं खरीद लूंगा, आने वाले 2 महीने में 3 महीने में डॉलर का रेट बढ़ जाना है, मैं बेच दूंगा बढ़े हुए रेट पर और इससे मैं अपना मुनाफा कमा लूंगा। उसने तो अपना सोचा है ना, वो स्पेकुलेटर, वो सट्टेबाज ने अपना सोचा कि आज डॉलर कम है, आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉलर बढ़ने वाला है, तो अभी मैं सस्ते में खरीद लेता हूँ और जब उसकी कीमत बढ़ेगी मैं मुनाफे पर उसको बेच दूंगा। लेकिन उसके ऐसे करने से क्या हुआ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई और उसका और भी उन्होंने उसको मजबूत कर दिया और उन्होंने अपने ही देश के पैसे को गिरा दिया, रेट ऑफ एक्सचेंज मूव अगेंस्ट होम करेंसी, ठीक है। अगर ऐसा होता है, उसका उलट अगर हो जाता है, अगर स्पेकुलेटर को ये भविष्य में लगता है कि रुपया मजबूत होने वाला है, डॉलर गिरने वाला है, तो वो क्या करेंगे, वो अभी की अभी डॉलर को सेल कर देंगे, है ना, वो सेल करने लग जाएंगे क्योंकि उसमें उनका फायदा है। तो जब उन्होंने सेल किया तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में बढ़ गया, उससे क्या हुआ, रुपया मजबूत हो गया, रेट ऑफ एक्सचेंज फेवर ऑफ होम करेंसी चला गया।
अगला है जी प्रोटेक्शन। देखिए, जो सरकार है समय समय पर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देती है, सब्सिडी देती है, फायदा अनाउंस करती है। उससे क्या होता है, उससे हमारे इंपोर्ट्स माने आयात जो है वो कम हो जाता है। अगर आपको अपने देश में बैठे हुए ही अच्छा सामान सस्ती कीमत पर मिल रहा है तो तुम विदेश से सामान क्यों खरीदोगे भैया, तुम नहीं खरीदोगे। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया, उससे क्या हुआ, इंपोर्ट्स कम हो गए। जब इंपोर्ट कम हो गए तो क्या हुआ, तो आपके इंपोर्ट्स जो है वो कम हो गए, है ना। तो उससे क्या हुआ, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपने इंपोर्ट किया ही नहीं है। आपने इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए आपको डॉलर चाहिए ही नहीं। जब आपको डॉलर नहीं चाहिए तो डॉलर की डिमांड आपकी कंट्री में कम हो गई, तो क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज विल मूव इन फेवर ऑफ होम करेंसी। आपका रुपया मजबूत होगा, फॉरेन करेंसी में वो अप्रिशिएट हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ होम करेंसी। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है, अपनी ओन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देती है, तो उससे हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज हमारी कंट्री के फेवर में चला जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज कंट्रोल। ये जो हमारी एक्सचेंज कंट्रोल की पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, उससे भी हमारे रेट ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आती हैं। जनरली ये एक्सचेंज कंट्रोल से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन कर देती है इंपोर्ट्स पे, कि भैया ये वाला सामान तो आप चाहकर भी विदेश से नहीं मंगवा सकोगे। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारे अपने देश के सामान को बढ़ावा मिले। जब रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जी इंपोर्ट होना ही नहीं है, तो आपको कहाँ से खरीदना पड़ेगा, आपको अपने देश से ही खरीदना पड़ेगा। तो जब आप अपने देश से खरीदोगे तो क्या होगा, आपको इंपोर्ट की पेमेंट देने के लिए डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अल्टीमेटली आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड आपके देश में कम होएगी। उससे क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज आपके फेवर में मूव करेगा, आपका रुपया मजबूत होगा डॉलर के कंपैरिजन में, अगेंस्ट फॉरेन करेंसी जाएगा, इन फेवर ऑफ होम करेंसी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ध्यान से सुनिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कहते हैं चेंजेस इन द इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी। देश के अंदर की खलबली को इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी के चेंजेस बोले जाते हैं, जिसमें आती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, महंगाई या कम महंगाई, राइट। नाउ इससे भी हमारे एक्सचेंज रेट में बहुत खलबली मचती है। एक्सचेंज रेट को मैंने क्या बोला है, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ योर करेंसी, क्योंकि ये आपने विदेश से रिलेटेड है। ये इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी आपके देश के भीतर की बातें हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। चलिए अब इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे इंडिया में लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई कम है, तो उससे क्या होगा, जो आपके इंडिया में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सारे गुड्स और सर्विसेज जो भी इंडिया में मिल रही हैं, वो आपको सस्ते दामों पर मिल रही हैं, सस्ते में उपलब्ध हैं, क्योंकि महंगाई दर बहुत कम है। तो दुनिया के और देशों के लोगों की नजर भी भारत पर पड़ेगी कि भैया ये सामान भारत से मंगवाते हैं ना, वहां पर सस्ता मिल रहा है। तो क्या होगा, पीपल विल हैव हाई डिमांड फॉर इंडियन करेंसी। जब आपके देश में महंगाई दर कम होगी, यहाँ सामान सस्ता मिलेगा, लोग यहाँ से खरीदना प्रेफर करेंगे, तो आपके रुपए की डिमांड दूसरे देशों में बढ़ जाएगी। तो जब वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी राइज कर जाएगी, आपका रुपया मजबूत होगा, इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगा एज कंपेयर टू दूसरी करेंसीज के कंपैरिजन में, और एक्सचेंज रेट कहां जाएगा भाई साहब, एक्सचेंज रेट इन फेवर ऑफ इंडियन करेंसी। तो महंगाई दर के नीचे होने से रुपया मजबूत होता है। जब इन्फ्लेशन होती है तो मैंने बताया ना, इंटरनल वैल्यू देश के अंदर वाली खलबली, उसकी परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी गिर जाती है। जब महंगाई दर ऊंची होती है तो हमारे कंट्री के रुपए की परचेजिंग पावर गिर जाती है। उससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल बाहर जाएगा फाइनेंशियल लॉस को बियर करने के लिए। उससे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी, रुपया मजबूत नहीं होगा, और हमारे कंट्री का एक्सचेंज रेट गिर जाएगा डॉलर के मुकाबले में। जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं इस वाले आज के आर्टिकल में, तो हम रिलेटिव बात करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं करते। मतलब एक देश की इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम, इससे हम लेना देना कोई नहीं, हम दो देशों की इन्फ्लेशन को कंपेयर करके बात करेंगे।
मान लीजिए एक कंट्री है के जिसका इन्फ्लेशन महंगाई दर है 20%, तो ये तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, है ना। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें एक दूसरे देश एस के साथ जिसका इन्फ्लेशन 23% है, तो हमें ऑटोमेटिकली इसका इन्फ्लेशन कम लगने लग जाएगा। तो इस वाले टॉपिक में इन्फ्लेशन का माने दो कंट्रीज में कंपेयर करके इन्फ्लेशन, एक देश के इन्फ्लेशन को हम इसमें नहीं लेते। अब डिफ्लेशन आता है, अगर महंगाई नहीं है डिफ्लेशन है तो क्या होगा, इंटरनल वैल्यू यानी कि परचेजिंग पावर ऑफ होम करेंसी बढ़ जाएगी, आपका रुपया मजबूत होगा, विदेश से फॉरेन कैपिटल आएगा, आपको फाइनेंशियल गेन होगा और रिलेटिव एप्रिसिएशन होगी, आपके रुपए की एप्रिसिएशन होगी एज कंपेयर टू डॉलर। और एक्सचेंज रेट कहाँ जाएगा, एक्सचेंज रेट हमारी करेंसी होम करेंसी के फेवर में जाएगा और डॉलर के अगेंस्ट जाएगा। तो ये देखो, अगर इन्फ्लेशन कम है तो करेंसी हमारे देश की अप्रिशिएट होती है और फॉरेन एक्सचेंज रेट फेवरेबल जाता है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, करेंसी हमारा रुपया डेप्रिशिएट हो जाएगा और फॉरेन एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल पॉलिसी, हमारे देश की, हमारे सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसी। डेफिसिट फाइनेंसिंग अगर हम करते हैं तो उससे, डेफिसिट फाइनेंसिंग के ऊपर हमारा अलग वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हो। अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे देश में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस हो जाएंगी। इन्फ्लेशन का बारे में आपको बताया, फॉरेन कैपिटल देश से बाहर जाएगा, उससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गिर जाएगी, रेट ऑफ एक्सचेंज फॉरेन करेंसी के फेवर में जाएगा और होम कंट्री के अगेंस्ट जाएगा, रुपया गिर जाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज अगेंस्ट होम करेंसी चला जाएगा। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बैंक रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट, आई मीन टू से चेंजेस इन बैंक रेट से भी इसमें बहुत बड़ी खलबली एक्सचेंज रेट में होती है। जब हमारे सेंट्रल बैंक ने हमारा बैंक रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, दूसरे देश सोचेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो हमारे देश में निवेश करेंगे ज्यादा ब्याज कमाने के लिए। तो जब हमारा बैंक रेट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो फॉरेन कैपिटल इंडिया में आएगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा ब्याज से पैसा कमाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में ब्याज दर ज्यादा है। तो दूसरे लोगों से लोग आएंगे और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। तो हमारी कंट्री में जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और फॉरेन कैपिटल यहाँ आएगा, हम फॉरेन कैपिटल का निवेश करेंगे, हमारा रुपया एप्रिशिएट होगा, मजे आएंगे, इंडियन करेंसी ऊपर जाएगी डॉलर के कंपैरिजन में। इस चीज को हॉट मनी इनफ्लो भी बोला जाता है। उससे फॉरेन करेंसी आएगी हमारी कंट्री में, एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट जाएगा और होम करेंसी के फेवर में जाएगा, तो रुपया मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक रेट ब्याज दर कम कर दी जाती है तो आउटफ्लो होएगा फॉरेन करेंसी का, हमारे देश में कोई निवेश करने नहीं आएगा, तो एक्सचेंज रेट का क्या होगा, इट विल मूव अगेंस्ट इंडियन करेंसी, एक्सचेंज रेट इन फेवर ऑफ फॉरेन करेंसी चला जाएगा। तो ये देखो जी, बैंक रेट ऊपर गया तो एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो गया, बैंक रेट नीचे गया तो एक्सचेंज रेट अनफेवरेबल हो गया। अब आता है जी हमारा पीस एंड सिक्योरिटी। मान लीजिए आपको ऑप्शन है, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, आप किसी में भी निवेश कर सकते हो, लेकिन एक कंट्री ए ऐसी है कि उसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पड़ोसी देशों के साथ बॉम्ब ब्लास्ट फायरिंग होती रहती है, और बी कंट्री जो है वो पीसफुल नेशन है, वहां पर ऐसी कोई लड़ाई शड़ाई नहीं हो रही है। तो कहाँ निवेश करोगे भाई साहब, आप डेफिनेटली बी कंट्री में ही निवेश करोगे। तो कहने का मतलब, अगर उस कंट्री की कंडीशंस पीस एंड सिक्योरिटी अच्छी है तो उसमें फॉरेन कैपिटल अंदर आएगा, उससे फॉरेन करेंसी भी आएगी आपकी कंट्री में, अट्रैक्शन बढ़ेगी फॉरेन करेंसी की, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ जाएगा, अगेंस्ट फॉरेन करेंसी एंड इन फेवर ऑफ होम करेंसी, आपके रुपए की कीमत स्ट्रांग होगी। तो पीसफुल नेशन है अगर आपका, तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट फेवरेबल होगा, तो भैया लड़ाई से तो दूर ही रहना चाहिए। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल कंडीशंस। अगर हमारे देश के अंदर के पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं, आपस में धर्म के नाम पे लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, इलेक्शंस स्टिपुलेटेड टाइम पे 5 साल के बाद ही होते हैं, सब लोग राजी खुशी रहते हैं, ऐसा कोई बॉम्ब ब्लास्ट ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारी देश की इमेज जो है लोगों के आगे बहुत अच्छी है, तो क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल होगा, लोग हमारे देश में निवेश करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ के पॉलिटिकल कंडीशंस अच्छे हैं।
सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री का एक्सचेंज रेट फेवरेबल हो जाएगा। तो इसलिए भाईचारा जो है अगर हमारी कंट्री में है तो उससे हमारा एक्सचेंज रेट हमारी करेंसी के फेवर में रहेगा। तो आज का आर्टिकल हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप मैंने आपको फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट अच्छे से समझाया है। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।